हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू हॉरर कहानी में। तो दोस्तों, अगर आपको भूत प्रेतों की सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सूरज है। वैसे तो आप सभी लोगों ने कर्ण पिशाचनी के बारे में सुना होगा, तो अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूँ। ये एक ऐसी पिशाचनी होती है जिसे अगर कोई खुश कर लेता है तो वो उस मनुष्य को धन दौलत में इतना आगे तक लेकर जाती है जितना कि वो मनुष्य अपने सपने में भी सोच नहीं सकता। कर्ण पिशाचनी को खुश करने के लिए बहुत ज्यादा कठिन तप करना पड़ता है। इसके तप करने की भी कुछ शर्तें होती हैं जिसे उस मनुष्य को मानना ही पड़ता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर कोई मनुष्य उसकी शर्तों का उल्लंघन कर देता है तो वो उस मनुष्य का या तो दिल निकाल लेती है या फिर उस मनुष्य के कान में हर समय ही चीखते चिल्लाती रहती है। तो ठीक इसी तरह ये कहानी मेरे दादाजी के एक दोस्त की है जिन्होंने अपनी कहानी मेरे दादाजी को बताई और मेरे दादाजी ने मुझे, और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिन्होंने इस पिशाचनी को साधना करके खुश कर लिया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्होंने जिसे साधना से खुश किया है अंत में वो उन्हीं की मौत का एक बहुत बड़ा कारण बनने वाली थी। दोस्तों, दरअसल हुआ कुछ यूं था कि मेरे दादाजी का दोस्त जिनका नाम सागर था, मेरे दादाजी बताते हैं कि उनके दोस्त सागर की आर्थिक हालत बहुत ही गंभीर थी। उनका गरीब परिवार होने की वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी और पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। घर में इतनी गरीबी के कारण अब तक उनकी शादी नहीं हुई थी। हालांकि उनकी शादी की बातें घर में चल ही रही थी, मगर सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि वो इतने गरीब थे कि कोई भी माँ बाप अपने लड़की की शादी उससे नहीं करना चाहता था। सागर को ये सारी बातें हमेशा से ही खाई जाती थी। दादाजी ने आगे बताया कि एक दिन फिर उनकी मुलाकात एक तांत्रिक के साथ हुई। उन्होंने अपनी सारी समस्या तांत्रिक बाबा को बता दी। तांत्रिक ने सागर जी को ऐसा सुझाव दिया। उन्होंने उनसे कहा कि वो कर्ण पिशाचनी की साधना शुरू कर दे। उस तांत्रिक ने सागर को सारी बात बता दी कि कैसे कैसे कर्ण पिशाचनी की साधना करनी है। तो बस फिर इसके बाद क्या था, सागर ने तांत्रिक के द्वारा बताई गई सारी बातों को अपने मन में डालकर कर्ण पिशाचनी की साधना शुरू कर दी। उन्होंने अपनी पूजा के दौरान 21 नारियल और 11 दीपक जलाए और वो पूरे 21 दिनों तक उस साधना में बैठे रहे। उन्होंने अपनी कठोर तपस्या के चलते अंत में उस कर्ण पिशाचनी को खुश कर ही लिया और शायद उसी वजह से कर्ण पिशाचनी उस आग के अंदर आ गई। उस कर्ण पिशाचनी ने सागर को अपनी सारी शर्तें बताई। सागर भी उसकी सारी बात मानने को तैयार हो गया और ठीक उस कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने के बाद ही उन्होंने जुआ खेलना शुरू कर दिया और साथ ही वो लॉटरी की टिकट भी खरीदने लगे। उनके पास जितने भी पैसे थे उन्होंने उसे जुए में लगाना शुरू कर दिया। ये सब वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उस कर्ण पिशाचनी ने उनको सारी जानकारी पहले ही दे दी थी, जिसके चलते वो कर्ण पिशाचनी की वजह से हमेशा ही जुए में जीत जाते और उनकी लॉटरी भी निकल आती। कर्ण पिशाचनी के पास वर्तमान और भूतकाल की सारी जानकारी होती है
और सागर देखते ही देखते अब बहुत अमीर बन चुका था। सिर्फ एक ही महीने में उनकी कमाई देखकर सब लोग हैरान थे और दूसरे लोगों की समझ से ये एकदम बाहर था। सब तो बस हैरान थे कि सागर ने कुछ ही दिनों में इतना ज्यादा पैसा कैसे इकट्ठा कर लिया। सच कहूं तो सबको यही लग रहा था कि ये सिर्फ उनकी किस्मत की वजह से हुआ है, और वरना कोई भी आदमी इतना पैसा जुए में और लॉटरी में कैसे जीत सकता है। और ये बात कहीं ना कहीं मेरे दादाजी के मन में भी खटक रही थी। और फिर कुछ दिनों के बाद मेरे दादाजी सागर जी से मिलने के लिए उनके घर पर गए। और जब मेरे दादाजी उनके घर पर पहुंचे तो उन्होंने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। दादाजी उसकी प्रॉपर्टी को देखकर बहुत हैरान हुए और उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे कि सिर्फ कुछ ही दिनों में इसने इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा कर लिया। और यही सब सोचते हुए दादाजी ने सागर को अपने पास बुलाया। वो दोनों बातें करने के लिए एक कमरे में चले गए। और जब दादाजी ने उनसे पूछा तो उन्होंने बस दादाजी को इतना ही बताया कि ये सब मेरी किस्मत की वजह से हुआ है। उन्होंने हर बात को घुमा फिरा कर किस्मत पर ही लाकर छोड़ दिया। लेकिन दादाजी बताते थे कि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है, कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, क्योंकि किस्मत भी इतना साथ कभी नहीं देती कि कुछ ही दिनों में तुम करोड़पति बन जाओ। हालांकि इसके बाद दादाजी ने उनके साथ कुछ ज्यादा बात करना ठीक नहीं समझा और फिर दादाजी वापस घर आ गए। पर कहीं ना कहीं दादाजी के मन में उस बात को जानने की इच्छा उठ रही थी कि कैसे एक मामूली सा इंसान इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है, और वो भी कुछ ही दिनों में। दादाजी का दोस्त 5वीं फेल था। इसी बात को लेकर दादाजी सोच रहे थे और इसके बाद दादाजी ने ये बात के बारे में बहुत जगह पर पता लगाया, लेकिन उन्हें सारी जगह से यही बात पता चली कि उन्होंने जुए से और लॉटरी से इतना सारा पैसा कमाया है। थक हार कर दादाजी ने अपनी जांच पड़ताल वहीं पर बंद कर दी और फिर अपने काम में लग गए। उन दिनों सागर से शहर के बड़े बड़े आदमी उनके घर पर मिलने आते थे। अब वो धीरे धीरे काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था। थोड़े ही दिनों बाद उनके घर में एक बहुत बड़ा आदमी आने वाला था। वो उस इलाके का सबसे ज्यादा पैसे वाला आदमी था। बड़े बड़े लोग सिर्फ उनकी सलाह लेने के लिए उनके घर पर आया करते थे। और इसी तरह सागर ने महीने के अंत में एक बहुत ही शानदार पार्टी रखी। दादाजी बताते थे कि उस पार्टी में सागर ने अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाया था और मैं भी उसकी पार्टी में जाने वाला था। और सच कहूं तो जब मैं उनके घर पर पहुंचा तो अब उनका घर पहले से ज्यादा और भी शानदार बन चुका था। चारों तरफ सिर्फ लाइटें ही लाइटें लगी हुई थी। देखने में वो किसी शादी वाले घर से कम नहीं लग रहा था। और साथ ही सागर ने दूर दूर से नाचने वाली लड़कियों को बुलाया हुआ था और वो सारी लड़कियां देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। वो लड़कियां इतनी खूबसूरत थी कि अगर कोई उन्हें एक बार देख ले बस उन्हें देखता ही रह जाए। साथ ही खाने पीने की इतनी जबरदस्त व्यवस्था थी कि मैं क्या ही बताऊं। अब तकरीबन रात के 10 बज चुके थे। अब उस आदमी का आगमन हुआ। उस आदमी का स्वागत कुछ इस प्रकार किया गया कि सारे लोग वो नजारा देखते ही रह गए। कुछ देर के बाद लगभग 1 घंटे तक उन लोगों की मीटिंग चली। उस मीटिंग के अंदर मेरे दादाजी भी शामिल थे।
और अब तो खाना पीना भी चालू हो गया था। उस पार्टी में सागर अकेले ही कुछ बोले जा रहा था। उसे देखकर मुझे अजीब तो कुछ लग रहा था, लेकिन मैंने उस पर कुछ ज्यादा ध्यान ना दिया। उस पार्टी के बाद सागर घर से बाहर नहीं निकलता था और वो पूरे दिन घर में ही कैद रहने लगे और उसके घर के अंदर एक खामोशी सी सा चुकी थी। अब उनका घर पूरा दिन बंद पड़ा रहता था। न जाने सागर को ऐसा क्या हो गया कि अब उन्होंने सबको मना कर रखा था कि उनके घर पर कोई भी भूल कर ना आए। अगर कोई भी उनके घर पर चला जाता तो बाहर से ही चौकीदार आने जाने वालों को दरवाजे से ही वापस भेज दिया करता था। और दादाजी बताते हैं, इसी समय दौरान एक दिन मैं भी उसके घर पर पहुंच गया। उस चौकीदार ने मुझे भी दरवाजे से जी बोलकर वापस भेज दिया कि साहब इस समय घर पर नहीं है। लेकिन दादाजी फिर से उनके अगले दिन घर पर पहुंच गए और इस बार भी उस चौकीदार ने दादाजी को कोई और बहाना देकर वापस भेज दिया। अब दादाजी को कहीं न कहीं ये विश्वास हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जब दादाजी उनके घर पर गए थे तो उन्हें थोड़ी थोड़ी किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी। उन्हें पूरा यकीन था कि वो आवाज उनके दोस्त सागर की ही है, लेकिन दादाजी करते भी तो क्या, क्योंकि वो चौकीदार उन्हें घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाने दे रहा था। लेकिन दादाजी ने अपना दिमाग दौड़ाया। उन्होंने रात के समय उनके घर पर जाना ठीक समझा। फिर वो रात को छुपते छुपाते उनके घर पर पहुंच गए। दादाजी को अपने दोस्त सागर के घर के एक ऐसे दरवाजे के बारे में पता था जो कि सिर्फ बाहर से ही खुलता था, और वो दरवाजा सागर ने केवल अपने लिए ही घर के अंदर आने के लिए बनवाया था, क्योंकि वो जब रात को देर रात से अपने घर पर आता था तो वो उसी दरवाजे से घर के अंदर जाया करता था। और उसने ये दरवाजे के बारे में मेरे दादाजी को बता दिया था और मेरे दादाजी उसी दरवाजे से घर के अंदर दाखिल हो गए। दादाजी जब घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि घर की सारी लाइटें बंद पड़ी हुई थी और साथ ही घर के अंदर बहुत कचरा फैला हुआ था। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि कई महीनों से इस घर की सफाई नहीं की गई है। थोड़ी ही देर बाद दादाजी को उस घर के अंदर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वो आवाज उन्हें अपनी दोस्त की ही लग रही थी। दादाजी उस आवाज का पीछा करते हुए ऊपर की मंजिल की ओर जाने लगे तो उन्होंने देखा कि ये आवाजें सच में ऊपर वाले कमरे से ही आ रही थी। दादाजी धीरे धीरे उस कमरे के करीब जाने लगे। वहां पहुंचकर उन्होंने खिड़की में से देखा तो उन्होंने देखा कि अंदर उनका दोस्त अपने कानों पर एक पट्टा लपेटे हुए जोर जोर से चिल्ला रहा था। दादाजी जल्दी से अपने दोस्त के पास पहुंच गए तो उनके दोस्त ने उन्हें अपने पास आने से बिल्कुल ही मना कर दिया। मगर दादाजी कहाँ रुकने वाले थे, तो दादाजी ने उनसे कहा कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है तुम मुझे वो सच सच बताओ। अब भी वक्त है, सब कुछ ठीक हो सकता है। और अब सागर के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि जिस चीज को वो झेल रहा था उसे झेलना कोई आम बात नहीं थी। और थोड़ी ही देर बाद सागर ने मुझे बताया कि उनके घर में जब पार्टी हो रही थी तब उनकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी और वो अपने आप को उनके पास जाने से रोक नहीं पाए और धीरे धीरे वो दूसरी मंजिल पर जाकर उसके और करीब चले गए। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहे थे।
और जो कुछ भी हमारे बीच हो रहा था तो वो सब कुछ उस कर्ण पिशाचिनी ने देख लिया था। जिसके बाद उस कर्ण पिशाचिनी ने पहले तो उस लड़की को वहीं पर मार डाला। बस उसी पल से लेकर अब तक वो कर्ण पिशाचिनी उनके कानों में जोर जोर से चिल्ला रही थी और वो बस मुझे यही बता रही है कि आखिर मेरी मौत कैसे होने वाली है। ये सारी बात सुनकर दादाजी तो हैरान हो गए। उन्होंने तुरंत ही वहां से निकलना ठीक समझा और दादाजी वहां से निकलकर अपने दोस्त को बचाने के लिए जल्दी से एक तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक को सारी बात बताने के बाद उस तांत्रिक ने दादाजी से कहा कि तुम्हारे दोस्त ने कर्ण पिशाचिनी को नाराज कर दिया है, क्योंकि उस कर्ण पिशाचिनी की ये भी एक शर्त थी कि वो किसी भी और औरत के करीब नहीं जाएगा और उसने अपना दिया हुआ वादा तोड़ दिया और यही वजह है अब वो कर्ण पिशाचिनी उससे नाराज हो चुकी है। अब वो बहुत क्रोध में आ चुकी है। धीरे धीरे अब वो उसे मार कर ही दम लेगी। लेकिन दादाजी ने तांत्रिक से पूछा कि उस कर्ण पिशाचिनी का कोई तो इलाज होगा, उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो तांत्रिक ने दादाजी को बताया कि नहीं, अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि हमें उस कर्ण पिशाचिनी से माफी मांगनी होगी। दादाजी ने बिल्कुल भी देरी ना करते हुए तुरंत उस तांत्रिक को अपनी गाड़ी में बैठा लिया और जब वो घर पहुंचे तो इस बार चौकीदार भी उन्हें रोक नहीं पाया। लेकिन जब दादाजी और तांत्रिक सागर के कमरे तक पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि सागर ने जहर पी लिया था और वो जहर की शीशी अब भी उसके हाथ में थी। वो अपनी जिंदगी से हार मान चुके थे और इसके बाद दादाजी ने उनके शरीर को उनके घर वालों तक पहुंचा दिया और जब उन्होंने उनकी मृत्यु की वजह पूछी तो दादाजी ने वो सारी घटना उनके घर वालों को बता दी। लेकिन सागर के घर वाले ये बात किसी को बताना नहीं चाहते थे और सागर के घर वालों ने किसी तांत्रिक को बुलाकर उस घर का शुद्धिकरण करवा दिया था ताकि फिर कभी कोई भी दुष्ट आत्मा उस घर में ना आ सके। और दादाजी कहते हैं कि अगर मेरा दोस्त उस तांत्रिक की बात ना मानकर अपने काम में ध्यान देता तो शायद आज वो जिंदा होता।